Good morning, students. Today we are going to discuss about business environment. Introduction to business environment is our topic. व्हाट इज़ बिज़नेस, पहले हम थोड़ा सा डिफ़ाइन करेंगे बिज़नेस के बारे में थोड़ा सा, उसके बाद हम एनवायरनमेंट पोर्शन पे चले जाएंगे. तो बिज़नेस में भी अंडरस्टूड एज द ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स ऑफ एंटरप्राइज टू सप्लाई कंज्यूमर्स विद गुड्स एंड सर्विसेज फॉर ए प्रॉफिट. बिज़नेस की मीनिंग यही है, ये मतलब ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स होते हैं, बहुत सारे लोगों के एफर्ट्स होते हैं टू सप्लाई कंज्यूमर्स विद गुड्स, तो ताकि जो कंज्यूमर्स हो उनको गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करिए फॉर ए प्रॉफिट. इन शॉर्ट कोई भी काम करता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल एक काम करता है, तो वो क्या करते हैं, वो डेवलप करते हैं या प्रोडक्ट बनाते हैं या वो सर्विस देते हैं, तो इन रिटर्न उनको प्रॉफिट मिलता है, तो दैट इज़ ए बिजनेस. कंटेम्पररी बिजनेस गोल्स, बिजनेसेस के गोल्स क्या होते हैं, व्हाट आर द गोल्स ऑफ ए बिजनेस. जो भी कोई बिजनेस करता है उसके गोल्स क्या है. प्रॉफिट, बॉटम लाइन, मतलब सबसे बेसिक जो चीज़ होती है वो प्रॉफिट होता है. ग्रोथ होती है, दैट मीन्स हर कोई अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है. मार्केट लीडरशिप, मार्केट में वो मतलब एज ए लीडर उभरना चाहता है. कस्टमर सेटिस्फिकेशन, कस्टमर्स की सेटिस्फिकेशन चाहता है. एम्प्लॉय सेटिस्फिकेशन, जो वहाँ पे काम करते लोग हो किसी बिजनेस में उनकी सेटिस्फिकेशन चाहते हैं. क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, वो चाहते हैं कि क्वालिटी टाइप प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और सर्विसेज बना रहे हैं, सर्विसेज टू द सोसाइटी, या सर्विस जो सोसाइटी को दे सके. गवर्नमेंट कंट्रोल, टू करेक्ट मार्केट फेलियर इन केस ऑफ एक्सटर्नैलिटीज, टू क्रिएट स्टेबल बिजनेस कंडीशंस, स्टिमुलेट एग्रीगेट डिमांड थ्रू मॉनेटरी एंड फिस्कल रेगुलेशंस, टू प्रोवाइड पब्लिक गुड्स. तो गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है बिजनेस में, टू करेक्ट मार्केट फेलियर्स. गवर्नमेंट क्या काम करती है, जो मार्केट में फेलियर्स होते हैं उनको मतलब करेक्ट करने की कोशिश करते हैं. दैट मीन्स अगर कोई प्रोडक्ट जो है वो अडल्ट्रेटेड है, वो उसमें मिक्सचर है कुछ, उसको मतलब उस पर एक्शन लेते हैं. इन केस ऑफ एक्सटर्नैलिटीज़, मतलब जब भी कोई एक्सटर्नैलिटी होती है, तब जब भी कोई प्रॉब्लम होती है. टू क्रिएट स्टेबल बिजनेस कंडीशंस, वो बिज़नेस कंडीशंस स्टेबल बनाते हैं. स्टिमुलेट एग्रीगेट डिमांड, वो मतलब जो एग्रीगेट डिमांड है उसको कंट्रोल में रखते हैं थ्रू मॉनेटरी एंड फिस्कल रेगुलेशंस. उसके लिए वो बैंक्स मतलब या मॉनेटरी या फिस्कल रेगुलेशंस करते हैं. दैट मीन्स बैंक्स में लॉज लेके आते हैं कि कितना पैसा एक बिज़नेस जो करता है उसको टैक्स कितना देना है, इस पर इम्पोर्ट मतलब अगर कोई इम्पोर्ट प्रोडक्ट करा है उस पर ड्यूटीज़ कितनी देनी है, या मतलब बहुत सारी फिस्कल रेगुलेशंस है. क्या मतलब फिस्कल रेगुलेशंस में कितना ये स्पेंड कर रही है एक साल में टू प्रोवाइड पब्लिक गुड्स. और गवर्नमेंट का काम होता है तो पब्लिक को गुड्स, लोगों को गुड्स दे देना. ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्या, इट इज़ ए फिनोमेना विच परमिट्स मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्रोडक्शन अक्रॉस ग्लोब एक्सेप्ट लैंड. ये है, इट इज़ ए फिनोमेना, ये वो तरीका है विच परमिट्स मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अक्रॉस द ग्लोब एक्सेप्ट लैंड. मतलब ये बोलते हैं जितने भी प्रोडक्ट्स है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब है अगर इंडिया में कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो वो दुनिया के किसी भी मार्केट में अवेलेबल है. दैट मीन्स ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू ए प्रोसेस ऑफ डीपनिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन. इससे क्या होता है, जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है वो डीप हो जाती है. इंक्रीजिंग इकोनॉमिक एंड ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बिटवीन कंट्रीज इन द वर्ल्ड इकोनॉमी. इससे क्या होता है, न सिर्फ मतलब इकोनॉमी मतलब रूट लेवल तक लोगों के मतलब लेवल तक घुस जाती है, बट क्या होता है इकॉनमी इंक्रीज़ भी होती है और ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड. और जो कंट्रीज़ के बीच में इंटरडिपेंडेंस है वो भी बढ़ती है. फॉर एग्जांपल क्या है, कंट्रीज़ के बीच में क्या है मसला, अगर यहाँ पे इंडिया में कोई प्रोडक्ट बन रहा है वो दुनिया की किसी भी कंट्री में बिक जाता है, तो उससे क्या होता है हमारी कंट्री में बहुत सारा रेवेन्यू पैसा आ जाता है.
इसी तरीके से अगर यूएस में कोई प्रोडक्ट बनता है तो वो हर किसी कंट्री में सोल्ड होता है, बेचा जाता है, चाहे फॉर एग्जांपल इंडिया में, तो उससे बहुत सारा रेवेन्यू पैसा आता है, यूएस को मिलता है, हमको भी थोड़ा मिलता है, हमारी कंट्री को भी इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, तो बाकियों को भी मिलता है। इससे क्या है, इंटरडिपेंडेंस बढ़ती है। जैसे हम यूएस पे डिपेंडेंट हैं और हम पे डिपेंडेंट, कुछ प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, कुछ वो प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं, तो दैट मीन्स ये ग्लोबलाइजेशन। नेचर ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन किस टाइप का होता है, तो जैसे कोई भी बिज़नेस हो, कोई बिज़नेस ऐसा हो जिसमें मोनोपोली होती है, जैसे कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसको सिर्फ एक ही कंट्री बना सकती है, तो यहाँ मतलब एक ही कंपनी बना सकती है थ्रू आउट द वर्ल्ड, कोई दूसरी कंपनी नहीं, मतलब वो मोनोपोली होती है, मतलब सिर्फ वो बना सकते हैं। डिओपोली हो गई वो जो कोई प्रोडक्ट जो दो कंपनीज़ बना सकती है, मतलब सिर्फ दो ही कंपनीज वो चीज़ बना सकती है और यह सर्विस जो है वो सोल्ड कर सकते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ये हो गया जब छोटी छोटी कुछ कंपनीज कोई प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, छोटी छोटी कंपनीज कोई प्रोडक्ट बनाती है जिनकी डिमांड बढ़ती जाती है बट प्रोडक्शन बहुत कम होती है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन उसको बोलते हैं। अब आता है हमारा ओलिगोपोली। सॉरी मैंने पहले बोला था मोनोपोलिटिक कंपटीशन, दैट मीन्स एक ही कंपनी का कंपटीशन होता है और कोई नहीं होता है, सॉरी ये पॉइंट। और एक आता है ओलिगोपोली, ओलिगोपोली हो गया, हाँ, जब जैसे मैंने कहा था मोनोपोलिटिक कंपटीशन वही है, मतलब ओलिगोपोली क्या है, ओलिगोपोली में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो बहुत कम होती है बट डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, तो उन्होंने बहुत सारा शेयर पकड़ा होता है मार्केट का, बट जो प्रोडक्शन वगैरह बहुत कम बेसिस पे होती है। बिजनेस चैलेंजेस, बिजनेस में कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं, जैसे इसमें पहला आता है मैनेजिंग बॉटम लाइन, बॉटम लाइन को मैनेज करना पड़ता है, दैट मीन्स बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है बिजनेस का उसको मैनेज करना पड़ता है। मीटिंग स्टेक होल्डर्स एक्सपेक्टेशंस, जो स्टेक होल्डर्स होंगे उनकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल करना। स्टेक होल्डर्स हो गए जैसे लोग होते हैं, एम्प्लॉइज़ होते हैं या ओनर होता है कंपनी का, तो वो ये सारे हो गए स्टेक होल्डर्स, इनकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल करना। डेवलपिंग एंड रिटेनिंग टॉप टैलेंट, डेवलप करना और रिटेन और रखना जो टॉप टैलेंटेड एम्प्लॉइज़ है उनको रखना। क्रिएटिंग ए कस्टमर रेस्पॉन्सिव ऑर्गेनाइजेशन, एक कस्टमर रेस्पॉन्सिव ऑर्गेनाइजेशन बनानी है जिससे मतलब ये पता चले कि कस्टमर्स क्या चाहते हैं। डिमिनिशिंग टाइम टू मार्केट, मतलब कम टाइम में मार्केट, मतलब मार्केट का टाइम ख़राब नहीं करना, दैट मीन्स जो आपका प्रोडक्ट है जल्दी मार्केट तक पहुंच जाए। मार्केट एगिलिटी, प्राइसिंग एंड क्वालिटी, मार्केट एगिलिटी दैट मीन्स स्ट्रेटजीज वगैरह जो मार्केट में है वो उनके ऊपर ध्यान देना। प्राइसिंग एंड क्वालिटी, प्राइस और क्वालिटी पे ध्यान देना। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एनवायरनमेंट, फाइनली हमारा अपने जो हमको टॉपिक है उस पर आ गई, तो व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट की मीनिंग क्या है। द एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशंस, इवेंट्स एंड इन्फ्लुएंसेस दैट सराउंडेड एंड अफेक्टेड। जो एनवायरनमेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें सारी वो कंडीशंस आती है या इवेंट्स आते हैं जो उस चीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं, दैट मीन्स बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, बिजनेस कॉम्प्लेक्स, मुश्किल, डायनामिक, डायनामिक में डिफरेंट, मल्टी फैक्टेड, मतलब बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं। फॉर रीचिंग इम्पैक्ट, दूर तक इम्पैक्ट पहुंच जाना। वाई स्टूडेंट बिजनेस एनवायरनमेंट, वाई स्टडी बिजनेस एनवायरनमेंट, कोई बिजनेस एनवायरनमेंट क्यों स्टडी करना है। डेवलपमेंट ऑफ ए ब्रॉड स्ट्रेटजीज टू एंश्योर सस्टेनेबिलिटी, ऐसी स्ट्रेटजीज बनानी है जिससे सस्टेनेबिलिटी हमेशा बनी रहे, मतलब अच्छे से बिजनेस हमेशा चलता रहे। इसलिए to foresee the impact of social economic changes at the national and international level on firm's ability। और ये भी मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी क्यों करना, उससे हमको
फोर्सेस द इम्पैक्ट ऑफ सोशो इकोनॉमिक चेंजेस, मतलब समाज में और इकोनॉमिकली कौन सी चेंजेस आती है नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे। एनालाइज ऑफ कंपटीटर्स स्ट्रेटजीज एंड फॉर्मुलेशन ऑफ इफेक्टिव काउंटर मेजर्स। अगर कोई कंपनी एक प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो उसको मीट करने के लिए, मतलब उसको काउंटर करने के लिए उनकी वो स्ट्रेटजी को पढ़ना है। उसके बाद एक ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है जिससे कंपटीशन में आप आए। टू कीप वन सेल्फ डायनामिक, मतलब एक इंसान को खुला रखना आपने, वो डायनामिक मतलब डिफरेंट तरीके से सोचना है। अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। एक जो ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसका एनवायरनमेंट कैसा होगा, कितने टाइप्स का होता है। इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, माइक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। पहले हमारा आता है इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है? रेफर्स टू ऑल द फैक्टर्स दैट आर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन विथ इम्पॉर्ट स्ट्रेंथ और कॉज वीकनेस ऑफ स्ट्रेटेजिक नेचर। इसमें वो सारी फैक्टर्स आर दैट आर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन में है, विथ विच इम्पॉर्ट स्ट्रेंथ्स, जिससे स्ट्रेंथ मिलती है, और वीकनेसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक नेचर, या बिजनेस में कोई मतलब स्ट्रेंथ मिलती है या स्ट्रेटेजिक मतलब या वीकनेस होती है। कंट्रोलेबल फैक्टर्स, जिसमें कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं, दीज इंक्लूड वैल्यू सिस्टम होते हैं, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, क्या मिशन है क्या ऑब्जेक्टिव है, मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर एंड नेचर, उनका तरीका क्या है। कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, कंपोनेंट्स जो है इंटरनल एनवायरनमेंट की वो ह्यूमन रिसोर्स इसमें आता है, कंपनी इमेज एंड ब्रांड इक्विटी। कंपनी की मतलब ह्यूमन रिसोर्स हो गए, कितने एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, कितने इंजीनियर्स है, कितने आपके मतलब हेड है, कितने सुपरवाइजर्स हैं, ये कितने लोग हैं टोटल काम को, ह्यूमन रिसोर्स। कंपनी इमेज एंड ब्रांड, कंपनी की इमेज क्या है और उसका ब्रांड क्या है, मतलब वो कहाँ तक है, उस ब्रांड को कितने लोग जानते हैं, इमेज कैसी है। अदर फैक्टर्स या बाकी भी फैक्टर्स होते हैं। फिजिकल असिस्टेंस एंड फैसिलिटीज़, फिजिकली वो ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन कैसी दिखती हैं या फैसिलिटीज़ क्या होती है उसके बारे में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च किस तरीके से होती है, मतलब हमारी वीकनेस क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमें कौन से फील्ड में काम ज़्यादा करना है। एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़, और टेक्नोलॉजी कहाँ मतलब की कैपेबिलिटी कितनी है जो टेक्नोलॉजिकली हम काम कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में। मार्केटिंग रिसोर्स होना चाहिए, पता ये होना चाहिए कौन से चीज़ की क्या डिमांड है, कब है, कैसे है, कहाँ पे है, कौन हमारा कस्टमर है। फाइनेंशियल रिसोर्स, हमारे पास कितना पैसा है, कहाँ से पैसा आएगा, कैसे खर्च करना है, दैट मीन्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या आता है? इंक्लूड्स ऑल द फैक्टर्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जितने भी फैक्टर्स है ऑर्गेनाइजेशन जो आउटसाइड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी और पोज थ्रेट्स, या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं या थ्रेट प्रोवाइड करते हैं टू द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल आउटसाइड बिजनेस जो है, मतलब जो बिजनेस आपका है उसको फ्रॉम आउटसाइड क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो ये सारा आउटसाइड एनवायरनमेंट। अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कंट्रोल नहीं हो पा रहे, वो भी आउटसाइड में आएगा। कंसिस्ट्स ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो मैक्रो और माइक्रो एनवायरनमेंट, इसके दो सब पार्ट्स हैं। माइक्रो एनवायरनमेंट क्या है? इट कंसिस्ट्स ऑफ द फैक्टर्स इन द कंपनीज इमीडिएट एनवायरनमेंट दैन अफेक्ट्स परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। माइक्रो एनवायरनमेंट मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती है कोई कंपनी, जिससे इफेक्ट पड़ता है, जो परफॉर्मेंस है उसके काम पे इम्पैक्ट पड़ता है, उसको बोलते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट, और ये इंटरनल होता है। द सेकेंड थिंग इज़ माइक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर्स क्या क्या है? सप्लायर्स है, जैसे सप्लायर के साथ हमारी नहीं बन रही है तो प्रॉब्लम हो गई, या मतलब हमारा सप्लायर हमको टाइम पे हमारे गुड्स डिलीवर नहीं करता है। हमारे कस्टमर्स हमको पे नहीं कर पाते, मतलब वो सेटिस्फाई नहीं है। मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज, जो मार्केटिंग के लिए हमने मतलब तरीके इस्तेमाल किए, एडवर्टीज़मेंट, पोस्टर्स वगैरह, वो उस मतलब सक्सेसफुली काम नहीं कर पाते। कंपटीटर्स, जो हमारा प्रोडक्ट है या सर्विस है उसी टाइप का दूसरा प्रोडक्ट या सर्विस है, मतलब हमसे बेटर दे पाते हैं, तो वो भी एक माइक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर में। पब्लिक्स, लोग, फाइनेंशियल कम्युनिटी, हमारा टारगेट जो है वो कौन सी कम्युनिटी है, जैसे गरीब लोग हैं, अमीर लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, दैट इज़ फाइनेंशियल कम्युनिटी।
मैक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है? इट कंपेराइजेज जनरल ट्रेंड्स एंड फोर्सेस दैट मे नॉट इमीडिएट अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन बट सूनर और लेटर विल अल्टर द वे ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स। देखो क्या हुआ, जैसे मैंने माइक्रो में कहा कि जो जो बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हैं वो इम्पैक्ट देती है एक ऑर्गेनाइजेशन को, बट जो मैक्रो लेवल का एनवायरनमेंट है उससे क्या होता है, ये डायरेक्टली मतलब इमिजिएटली ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट नहीं देती है, बट सोनर और लेटर बट कभी देती है। मैक्रो एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है? इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। जो मैक्रो एनवायरनमेंट है दो टाइप्स है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है? इकोनॉमिक स्टेटस दैट एग्जिस्ट एट ए गिवन टाइम इन ए कंट्री। मतलब अभी हमारी कंट्री का इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, हमारी जीडीपी क्या है, हमारी ग्रोथ कितनी है, डिमांड कितनी है, और हमारी कंट्री की इकोनॉमी कैसी। इकोनॉमिक सिस्टम दैट इज़ अडॉप्टेड बाय अ कंट्री, फॉर एग्जांपल कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक और मिक्सड इकोनॉमी। तो ये भी देखना पड़ता है कि कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक और मिक्सड इकोनॉमी। जैसे कैपिटलिस्टिक हो गई, जैसे बिजनेस में जैसे हर कोई गवर्नमेंट इदारा सब कुछ प्राइवेटाइज करना, वो हो गया कैपिटलिस्ट तरीका। सोशलिस्ट तरीका हो गया समाज के साथ मिलजुल के जो कंपनीज़ की पॉलिसीज़ है, या गवर्नमेंट ऐसे मतलब ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, बिजनेसेस बनाते हैं, तो जो मतलब पब्लिक गवर्नमेंट पब्लिक मतलब पब्लिक प्राइवेट जो दोनों चलते हैं, मतलब पब्लिक और गवर्नमेंट के दोनों वेंचर्स होते हैं। और मिक्सड इकानमी, मिक्सड इकानमी वो हो गई, उसमें पब्लिक भी होगा, प्राइवेट भी होगा, गवर्नमेंट का भी सिस्टम होगा, तो मतलब पार्टिसिपेशन होगी, या मतलब शेयर्स वगैरह होंगे। तो इकोनॉमिक प्लानिंग सच एज 5 ईयर प्लान, जैसे हमारे कंट्री में 5 ईयर प्लान्स पहले होते थे, तो उस तरीके से चल रही है। बजट किस टाइप का एटसेट्रा, ये इम्पैक्ट करते हैं, मतलब ये मैक्रो लेवल। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ फॉर एग्जांपल मॉनेटरी, इंडस्ट्रियल एंड फिस्कल पॉलिसी। हाँ, और पैसे के लिहाज से कौन सी पॉलिसी है गवर्नमेंट की, या गवर्नमेंट की तरफ से इंडस्ट्रियल पॉलिसी कौन है, या फिस्कल पॉलिसी कौन है। मतलब फिस्कल डेफिसिट हो गया, ये मतलब एक साल में कितना नुकसान वगैरह, या लोन ले लिया हमने तो उस पर कितना इंटरेस्ट चढ़ेगा अगर हमारा बिजनेस नहीं चल पाया। दीज आर द थिंग्स। इकोनॉमिक इंक्लूड सच एज नेशनल इनकम। इकोनॉमिक में ये भी आता है जैसे नेशनल इनकम, एक साल में हमारी कितनी इनकम होती है कंट्री, पर कैपिटा इनकम, हर किसी अफराद की इंडिविजुअली कितनी इनकम होती है। डिस्पोजेबल इनकम, हम जो डिस्पोजेबल इनकम वो होगी जिसको हम डिस्पोज कर सकें, दैट मीन्स जो आप इस्तेमाल कर सकते। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीएनपी, हाँ, रेट ऑफ ग्रोथ जो हमारी होती है वो कितनी होगी, मतलब हम कितना, हमारा बिजनेस कितना बढ़ रहा है, या ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस कितना बढ़ रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ये हो गया कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, या मतलब हमारी कंट्री में जो इकानमी है, जैसे हर किसी को इकानमी में हिस्सा मिला है नहीं है, या कुछ ज़्यादा गरीब है, कुछ लोग ज़्यादा अमीर है, वो सिस्टम उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इकानमी। रेट ऑफ सेविंग, कितना एक इंसान बचा पाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कितनी बैलेंस रहती है ऑर्गेनाइजेशन पे, या रेट ऑफ सेविंग एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में कितनी सेविंग होती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या क्या है। फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी किस तरीके से काम करती है। नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है? रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, जैसे एनवायरनमेंट को कैसे रेगुलेट किया जाएगा, मतलब संभाला जाएगा। सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट, समाज और कल्चरल एनवायरनमेंट कैसा है, माहौल कैसा है, झड़पें तो नहीं होती किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उसको हटा दो, ये कर दो। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, डेमोग्राफी के लिए हिसाब से, जैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है, वो पहाड़ी पे है, जंगल में है, सिटी में है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी की ऑर्गेनाइजेशन में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, इंटरनेट चल रहा है या इन मशीनों से काम होता है, कैसे होता है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये भी ज़रूरी होता है कि वहाँ जिस जगह वो हो वहाँ का जो पॉलिटिक्स है वो सही हो। अगर पॉलिटिकल इज दैट में कन्फ्लिक्ट है सोसाइटी में तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए ज़रूरी है। नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कल्चरल एनवायरनमेंट आएगा, जैसे हमारा कल्चर वगैरह, सोशल कस्टमर्स, जैसे हमारे मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन के आसपास सोशल कस्टमर्स कैसे हैं, रिचुअल्स कैसे हैं, प्रैक्टिसेस कैसे हैं, लाइफस्टाइल पैटर्न कैसे है लोगों का, फैमिली स्ट्रक्चर कैसा है, रोल एंड पोजीशन ऑफ मैन, रोल ऑफ मैन क्या है, वुमेन क्या है, चिल्ड्रन क्या है, एंड एजड फैमिली क्या है सोसाइटी में, उनका रोल क्या होता है।
नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट क्या है, क्या आएगा, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, बढ़ रही है कम हो रही है, एज कंपोजिशन मतलब कितने लोग यंग है, कितने लोग बूढ़े हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हाँ कितनी एज है, कितनी आयु है, जैसे 70 साल है, 80 साल है, मतलब हाईएस्ट इंसान कितना जी पाता है एवरेज में, सेक्स रेशो, कितने लड़के हैं कितने लड़कियां, फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी रेट, फर्टिलिटी कितनी है मतलब बच्चा पैदा करने की ये रेट, और मोर्टेलिटी रेट मतलब जब बच्चा पैदा होता है कितने जी पाते, कितने मर पाते हैं। इंटरस्टेट माइग्रेशन, जैसे इंटरस्टेट माइग्रेशन किस टाइप की है, जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड से लेबर की ज़रूरत है तो माइग्रेशन वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मैक्रो एनवायरनमेंट में और आता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, सोर्स ऑफ टेक्नोलॉजी अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करते वो कहाँ से आता है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, अगर कोई टेक्नोलॉजिकली डेवलपमेंट चेंज होती है तो वो कैसे होती है। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट क्या है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है। पॉलिटिकल पार्टीज इन पावर, किस तरह की पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, वो भी एक इम्पैक्ट करता है बिजनेस को। पॉलिटिकल फिलॉसफी, पॉलिटिकली वो कैसे सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, वेलफेयर सोचते हैं। मैक्रो एनवायरनमेंट, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, इसमें आता है रेगुलेटरी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कौन से फ्रेमवर्क है, या मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन अगर काम करती है उसको कौन से जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज है उनको फॉलो करना पड़ेगा। पॉलिसीज़ रिलेटिंग टू प्राइसिंग एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है तो प्राइसिंग एक प्रोडक्ट की कैसे होगी या फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे होगा। पॉलिसीज़ रिलेटेड टू द पब्लिक सेक्टर, कौन सी पॉलिसीज़ है रिलेटेड जो पब्लिक सेक्टर से होती है। SSI, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज़ की डेवलपमेंट कैसे होती है। एंड कंट्रोल ऑफ एनवायरनमेंट पोल्यूशन, या एनवायरनमेंट पोल्यूशन का कंट्रोल किस तरह होता है। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या आएगा। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट ऑपरेट एट ग्लोबल लेवल विच हैव एन इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन आर, मतलब इंटरनल एनवायरनमेंट में कौन से फैक्टर्स है जो एक ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट। ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड इकानमी, मतलब वर्ल्ड इकानमी कैसे चल रही है। कमज़ोर इकानमी, जैसे अभी कोविड में बहुत कमज़ोर इकानमी है थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो किस तरीके चल रही है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितनी है पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड में, मतलब एक कंट्री कितना कमा पाती है एक साल में। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, और क्या रोल है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का। IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है। इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन नेशंस, इकोनॉमिक रिलेशन कैसे हैं, मतलब एक कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ। ग्लोबल ह्यूमन रिसोर्स नेचर, हाँ ग्लोबल ह्यूमन रिसोर्स नेचर एंड क्वालिटी ऑफ स्किल्स, मोबिलिटी ऑफ लेबर, और ह्यूमन रिसोर्स का नेचर कैसा है थ्रू आउट द, मतलब क्वालिटी क्या है, हायर क्वालिफाइड है, स्किल्ड है। मोबिलिटी ऑफ लेबर, किस तरीके से मूव कर सकते हैं लेबर को। ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ग्लोबल टेक्नोलॉजी किस तरीके की यूज़ होती है और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। ग्लोबल डेमोग्राफिक पैटर्न्स, या ग्लोबल डेमोग्राफिक पैटर्न्स कैसे होते हैं, जैसे पॉपुलेशन वगैरह पैटर्न किस टाइप का होता है। WTO एंटिटीज रेलिवेंस फॉर इंडियन कंपनीज, जो WTO है और उसका रेलिवेंस क्या है इंडियन कंपनी। द मेन गाइडलाइंस ऑफ WTO आर ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, जो WTO है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम है तो वो है ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब ट्रेड करो डिस्क्रिमिनेट करने के बगैर, मतलब किसी को उससे नुकसान नहीं होना चाहिए। ग्रोइंग मार्केट एसेस को बढ़ा लेना। प्रमोशन ऑफ फेयर कंपटीशन, एक फेयर कंपटीशन, अगर एक दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में फेयर कंपटीशन होना चाहिए। द रेस्पॉन्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट टू WTO कॉन्स्टिट्यूट द फॉलोइंग एक्शंस, जो इंडिया गवर्नमेंट का रेस्पॉन्स है मतलब जो WTO को है वो ये है। क्या क्या चीज़ है वो। रिडक्शन ऑफ टेरिफ्स, जैसे कि ज़्यादा किराया लेता जाता है, टेरिफ्स लिए जाते हैं, टैक्सेस लिए जाते हैं। ओपनिंग इंडियन मार्केट फॉर ग्लोबल प्लेयर्स, यहाँ ओपन कर रहे हैं जो हिंदुस्तान का मार्केट ग्लोबल प्लेयर्स, दैट मीन्स बाहर से कोई आ सकता है यहाँ पे बिजनेस कर सकता है। रेशनलाइजिंग इंडस्ट्री लाइसेंस एंड रिमूवल ऑफ कंट्रोल्स ऑन द साइज ऑफ द ऑपरेशन, और रेशनलाइज करना है, इंडस्ट्रियल लाइसेंस प्रोवाइड करना है, एंड रिमूवल ऑफ कंट्रोल्स ऑन साइज ऑफ ऑपरेशन। और वो किस टाइप का ऑपरेशन करते हैं, दैट मीन्स अगर वो एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं तो उनको अलो करना चाहिए कि वो डिफरेंट प्रोडक्ट बना सकें।
द इम्पैक्ट ऑफ WTO ऑन इंडियन कंपनीज लाइकली टू इंक्लूड द फॉलोइंग। जो WTO का इम्पैक्ट है जो इंडियन कंपनीज पे क्या पड़ता है, उससे क्या होता है, इंक्रीजिंग कंपटीशन, हिंदुस्तान में कंपटीशन इंक्रीज होता है, कंसल्टेशन ऑफ एक्टिविटीज़ इन कोर कम्पिटेंस एरिया, तो कंसोलिडेशन ऑफ एक्टिविटीज़ इन कोर कम्पिटेंस एरिया, तो मतलब एक्टिविटी ज़्यादा होती है कम्पिटेंस कुछ एरियाज़ में, इम्प्रूवमेंट्स इन द इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाता है, तो नेगलेक्ट स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेजेस, ताकि जो स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेजेस है वो ख़त्म हो जाए, शेक आउट मेजर प्लेयर्स एंड MAS टू गेन ग्लोबल स्केल, मतलब हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं इंडिया के वो मतलब मेजर प्लेयर्स उसमें पार्ट ले रहे और वो भी एक ग्लोबल ब्रांड स्केल का प्रोडक्ट बने। ओवरव्यू ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ओवरव्यू जो है बिजनेस एनवायरनमेंट का वो है वो ये इसमें क्या है, मतलब इसमें सब कुछ दिया है, माइक्रो एनवायरनमेंट जो हमने अभी तक पढ़ा, मार्केट इंटरमीडिएट्स सब कुछ इसमें पढ़ा है। ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, एनवायरनमेंट क्या क्या होता है, बिजनेस क्या है, इंटरनल एनवायरनमेंट जो अभी तक हमने पढ़ा, ये सब कुछ उसका स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर। एनवायरनमेंट एनालिसिस, एनवायरनमेंट स्कैनिंग, एनवायरनमेंट को स्कैन करना एक बिजनेस के एनवायरनमेंट, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनाइज मॉनिटर देयर अपॉर्चुनिटीज़, ये वो प्रोसेस है इससे एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपॉर्चुनिटीज़ को अपने मॉनिटर करती है, एंड थ्रेट्स, और जो थ्रेट्स होते हैं अफेक्टिंग देयर जो उसके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, इज़ नोन एज एनवायरमेंटल स्कैनिंग, इसको एनवायरमेंटल स्कैनिंग, इन शॉर्ट एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या है, वो प्रोसेस जिससे हम ये देख सकते हैं हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है इन फ्यूचर, या कौन कौन से थ्रेट्स है उसको बोलते हैं, या SWOT एनालिसिस, स्ट्रेंथ वीकनेस देख लेना। टूल्स फॉर एनालाइजिंग एनवायरनमेंट, पेस्ट एनालिसिस होते हैं, मतलब क्या कौन से टूल्स है, मतलब ये टेस्ट टाइप है, पेसल, स्टेल, एस फॉर सोशल, अब इसकी मतलब फुल फॉर्म, T फॉर टेक्नोलॉजी, E फॉर इकोनॉमी, E फॉर एनवायरनमेंट, P फॉर पॉलिटी, L फॉर लीगल, E फॉर इथिकल, ये इसकी स्टेपल की मीनिंग है, पेसल और स्टेपल। थैंक यू, ये हमारा आज का लेक्चर था जो हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम रहती है यू कैन कंटेक्ट मी पर्सनली। थैंक यू।